नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। अंबिकापुर शहर में बुधवार की दोपहर कोरोना से संक्रमित 4 मरीज मिले हैं। महामायापारा कंटेनमेंट जोन से एक महिला, एक 15 वर्षीय बालक, एक 42 वर्षीय पुरुष कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं शिवधारी कॉलोनी निवासी 31 वर्षीय एक एक्सिस बैंक कर्मी युवक की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिवधारी कॉलोनी निवासी युवक कोरोना संक्रमित एक्सिस बैंक कर्मचारी के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव निकला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैंक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती उससे पहले वह बुधवार की सुबह बैंक में काम करने पहुंच गया। बुधवार की दोपहर जब बैंक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बैंक में हड़कंप मच गया। वहीं अब सभी बैंक कर्मियों का सैंपल लेकर कोविड-19 की जांच के लिए भेजा जाएगा। रेशम विभाग का एक कारनामा सामने आया है। विभाग की लापरवाही की वजह से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टसर रेशम कीट पालन अंतर्गत समितियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेशम विभाग के कार्यप्रणाली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को कितनी गंभीरता से ले रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में आखिरकार क्या है रेशम विभाग का कारनामा। एक तरफ सूबे की सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा करती है, वहीं दूसरी ओर जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों का रोजगार छीन रहा है। साथ ही आधे अधूरे कागजी कार्यवाही के चलते समितियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सरगुजा जिले से सामने आया है। मामला रेशम विभाग का है। रेशम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक समिति को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना टसर रेशम कीट पालन में रेशम विभाग ने भारी लापरवाही बरती है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा मां महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति को उठाना पड़ा है। रेशम विभाग ने टसर रेशम कीट पालन योजना अंतर्गत समिति को रेशम की खेती करने की अनुमति दी थी। वहीं विभाग ने समिति को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के तहत रेशम के उत्पादन के लिए 1500 रेशम के कीड़े का अंडा उपलब्ध कराया था। जब समिति के सदस्यों ने विभाग से रेशम के उत्पादन के लिए जगह मांगी तो विभाग के अधिकारियों ने समिति को सरगवा स्थित बांसबाड़ी में रेशम पालन करने को कहा, लेकिन रेशम विभाग के अधिकारियों ने लिखित अनुमति वन विभाग से नहीं ली कि वह एक समिति के द्वारा बांसबाड़ी में रेशम का उत्पादन करा रहे हैं। दरअसल बांसबाड़ी वन विभाग के क्षेत्र में आता है। वहीं समिति के सदस्यों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि रेशम विभाग के अधिकारियों ने वन विभाग से लिखित अनुमति नहीं ली है। समिति के सदस्यों ने रेशम के लगभग 3 लाख कीड़ों को बांसबाड़ी में छोड़ा ताकि कीड़े से रेशम उत्पादन हो सके। इसी बीच वन विभाग की टीम सूचना पर बांसबाड़ी जांच करने पहुंच गई। जब जांच टीम ने समिति से रेशम उत्पादन के लिए वन विभाग संबंधित आदेश की कॉपी मांगी तो समिति के सदस्य आदेश की कॉपी नहीं दिखा सके। इसके बाद वन विभाग ने बांसबाड़ी में रेशम उत्पादन पर रोक लगा दी। जब तक समिति वन विभाग से बांसबाड़ी में उत्पादन के लिए अनुमति लेती तब तक लाखों कीड़े मर चुके थे। समिति की माने तो बांसबाड़ी में उनके द्वारा छोड़े गए महज 10 से 15 हजार रेशम के कीड़े जिंदा बचे हैं। इधर समिति का आरोप है कि रेशम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। हम लोग का कीड़ा पालन में समस्या हो रहा है कि हम लोग पहले उप संचालक के पास कलेक्टर साहब के पास दिए थे फील्ड उपलब्ध कराने के लिए, तो कलेक्टर से उनके पास जो भी जानकारी गया होगा तो हम लोग को बांसबाड़ी फील्ड दिया गया, जिस फील्ड में हम लोग 13 तारीख से 12 तारीख को हम लोग वहाँ बुला के मतलब अंडा दे दिया गया था और सुबह 13 तारीख को हम लोग यहाँ डाले हैं बांसबाड़ी में। जो हमको कागज़ जो मिला है रेशम विभाग के द्वारा वो हम रखे हैं। इसके बाद 26 तारीख को फॉरेस्ट विभाग के आए और 27 को रेंजर और गार्ड आए। हमको बोले कि आप इस फील्ड को छोड़ दीजिए, आप बिना अनुमति के आप नहीं घुस सकते वन मंडलाधिकारी के। तो वन मंडलाधिकारी के पास लाला साहब जो केंद्र प्रभारी थे उप संचालक वहाँ के रेशम विभाग के, उनके साथ उनके बंगला भी गए थे वन मंडलाधिकारी के पास। तो वन मंडलाधिकारी हम लोग को बोले कि आप जाइए 11:30 बजे हम ऑफिस पहुँचेंगे। तो हम लोग वहाँ 2-2.5 घंटा भी रुके लेकिन वन मंडलाधिकारी नहीं आए। हाँ, हम लोग 2-3 दिन तक घूमते रहे लेकिन हम लोग को ना रेशम विभाग की तरफ से कोई वो मिला ना वन मंडलाधिकारी तरफ। इस कारण से कीड़ा मर रहे हैं, ना इन लोग का पत्ती का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है इस पेड़ से उस पेड़ में, क्योंकि पत्ता खाते हैं। यहाँ देख रेख नहीं होने के कारणवश से चिड़िया कितना खाए उसका भी अनुमान है। हमारा जो क्षतिपूर्ति हो रहा है उसका भुगतान किया जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय आदमी इसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। अब इस मामले में रेशम विभाग का कहना है कि इसके पहले भी बांसबाड़ी में कई बार रेशम उत्पादन के लिए कीड़े छोड़े जा चुके हैं। इसके पहले भी वन विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके चलते इस बार भी वन विभाग से अनुमति नहीं मांगी गई। इधर रेशम विभाग की खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराने के सवाल पर रेशम विभाग ने गोलमोल जवाब दिया। अनुमति नहीं मतलब तो दिए थे, लोग मांग किए थे कि हम पालेंगे। अब साहब लोगों का जो भी होगा वहाँ बताए हम कि वहाँ पालना है, तो वहाँ पालते थे पहले से।
वहाँ मतलब पालेंगे बोले, वो देख के आ गए थे कि भाई यहाँ पालते रहते, हम लोग भी पालेंगे बोले कि भाई इच्छुक हो पालने तो ले जाओ अंडा। वही परमिशन दे था, पहले से पाल रहे थे लोग बाग। वहीं वन मंडल अधिकारी पंकज कमल का कहना है कि यदि किसी भी दूसरी एजेंसी को वन परिक्षेत्र में काम करना होता है तो उस एजेंसी को वन विभाग से विधिवत अनुमति लेना जरूरी होता है, लेकिन रेशम विभाग ने किसी भी प्रकार की अनुमति वन विभाग से नहीं ली थी। इसके चलते बांसबाड़ी में रेशम उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। वहीं डीएफओ ने अभी कहा कि अब विधिवत तरीके से रेशम विभाग ने अनुमति मांगी है, कागजी कार्यवाही होने के बाद उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। फॉरेस्ट एरिया में कोई भी दूसरी एजेंसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा अगर कुछ काम करती है तो वन विभाग से उसका विधिवत तरीके से परमिशन लेना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन भूमि में अगर कोई भी काम हो रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोटिस में लाए बिना, उनसे परमिशन लिए बिना नहीं किया जा सकता। बहरहाल रेशम विभाग की लापरवाही की वजह से समिति को नुकसान तो उठाना पड़ा है, वहीं रेशम विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग के चलते समिति को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सुजीत शर्मा के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस संदिग्धों की अब जल्द रिपोर्ट आने लगी है। जिले में 3 पद्धतियों से कोविड-19 की जांच की जा रही है। वहीं वर्तमान स्थिति में कोरोना के ग्राफ पर भी ब्रेक लग गया है। 3 पद्धतियों के द्वारा जांच होने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी भी थोड़ी कम हो गई है। सरगुजा जिले में कोविड-19 की जांच के लिए अब 3 पद्धतियों से जांच करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में अब आरटीपीसीआर, ट्रू नॉट एवं एंटीजन के जरिए कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेकर जांच किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में तीनों पद्धतियों से जांच की सुविधा शुरू होने के बाद अब लोगों की ट्रेसिंग करने में आसानी हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट भी जल्द आ रही है। ऐसे में अब जल्द पता लगाया जा सकता है कि जिले में कोरोना के संक्रमण की वर्तमान स्थिति क्या है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर प्रणव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई के महीने में काफी संख्या में कोरोना मरीज मिले थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। शहर में जितने भी बड़े क्लस्टर मिले थे, वर्तमान की स्थिति में सभी क्लस्टर खत्म हो चुके हैं। अब प्राइमरी कांटेक्ट वाले मरीजों की संख्या का ग्राफ भी काफी तेजी से गिरा है। वहीं उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व शुरू हुए आरटीपीसीआर पद्धति के जरिए अब तक 40 लोगों के सैंपल की जांच हुई है। इसमें मात्र 1 महिला पॉजिटिव पाई गई है। महिला अंबिकापुर कोविड अस्पताल के वार्ड में पिछले कुछ दिनों से अपनी सेवा दे रही थी। कोविड-19 सेवा देने के दौरान वह संक्रमण की चपेट में आ गई। फिलहाल पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक कुल हमारे जिला में, और ये हर्ष की बात है कि जो तीनों तरह के जो टेस्ट होते हैं, ट्रूनैट, आरटीपीसीआर, एंटीजन, सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और अभी तक 40 टेस्ट लग चुके हैं, जिसमें 39 जो है नेगेटिव आए और 1 पॉजिटिव आई। कल ही रात जो पॉजिटिव आई थी वो हमारी ही ईसीटीसी में काम कर रही थी, कोविड हॉस्पिटल में काम कर रही थी। और 10 दिन कंप्लीट होने के बाद वो 7 दिन की मयूरा होटल में क्वारंटीन थी, तो उनका कल गत में जो है उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उनमें लक्षण नहीं है, 32 साल की हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल भी हमने 150 सैंपल लिए हैं और उनका भी रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तो अब ऐसा है कि तीनों प्रकार के टेस्ट हमारे यहाँ सुचारू रूप से चल रहे हैं। हाँ, ईसीटीसी प्रॉपर में काम करने वाले जो हैं वो पहला मान सकते हैं। इसके पहले भी एक आया तो आई थी पॉजिटिव, अगर आपको याद होगा, ऋतु को जो हमारी महिलाएं थी उनका भी पॉजिटिव आया था। शिक्षा कर्मियों के संविलियन के बाद अब सचिव संघ ने भी प्रदेश सरकार से पंचायत सचिवों की नियमितीकरण करने की मांग की है। सचिव संघ के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार प्रदेश की सरकारें सचिवों के साथ छल कर रही थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार प्रदेश की सरकार उनकी मांग जरूर पूरी करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षा कर्मियों के संविलियन किए जाने के बाद अब सचिव संघ भी आंदोलन के मूड में आ गया है और सरकार से शासकीयकरण करने की मांग कर रहा है। बलरामपुर जिले में आज पूरे जिले के सचिव संघ ने प्रेस वार्ता कर भूपेश सरकार से शासकीयकरण किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि जिन सचिवों ने 2 साल की परिवेक्षा अवधि पूर्ण कर ली है, उन्हें भी नियमित किया जाए। सचिव संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंचायत सचिव पिछले 25 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें शासकीय सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सरकार बनते ही सचिवों की मांग को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह शिक्षा कर्मियों को नियमित करते हुए संविलियन का लाभ दिया है, ठीक उसी तरह उन्हें भी इसका लाभ दिया जाए और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति भी की जाए। सचिव संघ के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार सरकारें सचिवों के साथ छल कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस बार उम्मीद है कि वर्तमान सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। और हम सचिव संघ का मुख्य मांग है कि जिनका परीक्षा अवधि 2 साल हो गया है, उन्हें
नियमित किया जाए और शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और हम सभी सचिवों को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति करते हुए शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जैसे कि शिक्षा कर्मियों को संविलियन किया गया है, उसी प्रकार हम लोग को भी शासकीय कर्मचारी सरकार द्वारा घोषित करें। पंचायत सचिव संघ अभी बहुत ही आक्रोशित और उद्वेलित है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। चूँकि वर्तमान में ही शिक्षा कर्मियों को सम्मिलन का लाभ दिया गया, तो हम सभी सचिवों को जो सेवा अवधि 2 वर्ष के पश्चात परीक्षा अवधि समाप्त होते ही उसको राज्य सरकार तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करने का आदेश प्रसारित करे। हमारी ऐसी विश्वास भी है इस गवर्नमेंट से कि हमारी मांग को यदि कोई पूरा करेगी तो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ही पूरा करेगा और जल्द से जल्द हमें हमारी मांग को पूरा करे गवर्नमेंट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बलरामपुर जिले में पुलिस की सख्ती से हुई महिला की मौत के मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने पुलिस के इस अमानवीयता की निंदा की है, साथ ही इस मामले की सख्ती से जांच करने की मांग भी की है। बलरामपुर जिला अंतर्गत वाड्रफ नगर के ग्राम गैना की रहने वाली महिला की पुलिस कर्मियों द्वारा अंबिकापुर अस्पताल इलाज के लिए नहीं जाने देने के बाद हुई दर्दनाक मौत के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। मामले में मृतका के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार अमानवीयता हुई थी। पहले पुलिस कर्मियों ने उसे पास के बिना इलाज के लिए अंबिकापुर नहीं जाने दिया और फिर जब महिला की मौत हुई तो वाहन चालक महिला के शव को जंगल में पेड़ किनारे उतार कर भाग गया था। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद मामले में जाँच और कार्यवाही भी शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने आज ग्राम पंचायत गैना का दौरा किया और गांव में जाकर मृत महिला के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। पूर्व गृह मंत्री ने वहां काफी समय बिताया और ग्रामीणों से भी चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने कोरोना के बहाने कई बार ज्यादती की है। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, बड़ी गाड़ियों को अच्छे से जांच करना चाहिए, लेकिन उस बहाने अमानवीयता नहीं करनी चाहिए। रामसेवक पैकरा ने कहा कि जो लोकल लोग अस्पताल जा रहे हैं उन्हें इलाज के लिए जाने देना चाहिए था। इसमें साफ दिख रहा है कि लापरवाही हुई है, इसलिए भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया है और इसमें जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक भाजपा लड़ाई लड़ेगी। के अनुसार तो जैसा हमने भी चर्चा किया, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज हुआ है और फरार है, उस पर कार्रवाई होगी और जांच दल तो करेगा ही। जब एफआईआर दर्ज होगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और ये तो सरकार इस समय जो मैं देख रहा हूँ, कोरोना के बहाने कहीं ना कहीं पुलिस भी जाति जनता से किया है, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा। और ठीक है, उसकी जांच होना भी चाहिए। कोरोना के माध्यम से कोई बड़ी गाड़ियां हैं, कोई दूर दराज से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, लेकिन ये तो लोकल बॉडी है, लोकल व्यक्ति हैं। यहाँ पर तो संविधान दिखना ही चाहिए कि हम अस्पताल जा रहे हैं, जिला मुख्यालय संभाग मुख्यालय में कहीं भी अस्पताल हो जाने के लिए उन्होंने कहा था, अस्पताल से छुट्टी हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही या पुलिस की जो कहीं न कहीं गड़बड़ी के कारण वहाँ पर लापरवाही के कारण इस घटना घटी है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को मुद्दा उठाया है कि इसको उस पीड़ित परिवार को लाभ मिले, मुआवजा मिले और उस दोषियों पर कार्रवाई हो। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर कोरिया जिले में कांग्रेसियों ने राम मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक विनय जायसवाल ने अपनी पत्नी कंचन जायसवाल के साथ मनेन्द्रगढ़ स्थित राम मंदिर में 10,000 दीपक जलाए। विधायक विनय जायसवाल ने कहा, कांग्रेस प्रभु राम के नाम पर कभी भी सियासत नहीं करती। स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी का सपना था कि भारत में राम राज्य हो। वहीं विधायक ने कहा कि आज राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन हो रहा है, उसको लेकर पूरा छत्तीसगढ़ आज बहुत खुश है, क्योंकि भगवान श्री राम से छत्तीसगढ़ के लोगों का मामा और भांजे का रिश्ता है। देखिए, कांग्रेस ने कभी श्री राम के नाम पे सियासत नहीं की। 1986 में माननीय भारत रत्न हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक सपना था कि देश में राम राज्य है
और 1986 में ही उन्होंने इसका शिलान्यास किया। और इसके बाद आज इतने दिनों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय आया है मंदिर बनाने का, उसका सभी कांग्रेस जन जो हैं बहुत ही तहे दिल से उस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन को लेकर सूरजपुर के मुख्यालय समेत छोटे छोटे इलाकों में भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के नगर पंचायत भटगांव, जरही, प्रतापपुर समेत सभी इलाकों में लोग सुबह से ही राम नाम के भगवा झंडे और लड़ियों से पूरे जिले को सजाने में जुटे हुए हैं। वहीं लॉकडाउन के नियमों के साथ मंदिरों में 5 की संख्या में भी पूजा की गई। सुबह से जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कोई भी समाज के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या अन्य धर्म के लोग हैं, इस कार्यक्रम को लेकर के सब में बहुत उत्साह है। और सुबह से ही लोग कुछ ना कुछ अपना जितना बन रहा है सब कर रहे हैं। कोई कहीं दिया लगा रहा है, कोई कहीं लड़ी बांध रहा है। शाम को भी 7 बजे से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि पूरे भटगांव में दीप जलाना है। लगभग 5000 के आसपास दीप जलने वाले हैं। मिठाई वितरण का कार्यक्रम है। कोरोना को ख्याल में रख करके ज़्यादा संख्या इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग रहेंगे और जितना उत्साह से बना सके उतना बनाने का प्रयास है इसको। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा खाट भरोसे चल रही है। ग्रामीण इलाकों के मरीजों को आज भी ग्रामीण खाट और झिल्गी के सहारे अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। वहीं बरसात के दिनों में पहुंच विहीन क्षेत्र होने से ग्रामीण इलाकों की समस्या और भी बढ़ गई है। यूं तो छत्तीसगढ़ सरकार और सरकारी तंत्र में बैठे प्रशासन के नुमाइंदे बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते, पर हकीकत तो यही दिखाई पड़ती है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा का बहुत ही बुरा हाल है, या यूं कहें कि स्वास्थ्य सेवा खाट पर टिकी हुई है। चूंकि प्रदेश के कई अति पिछड़े क्षेत्रों के गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, और जब सड़कें नहीं होंगी तब तक छत्तीसगढ़ के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। खैर, ताजा तस्वीरों की बात करें तो यह कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र कटकोना की है, जहां ग्राम नेवारी बहरा के एक बुजुर्ग सुखराम पंडो की तबीयत बिगड़ गई। पंडो बाहुल्य इस गांव के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता रामलाल साहू को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बुजुर्ग को खाट पर लेटाकर लगभग 3 किलोमीटर 4 ग्रामीणों ने उठाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। इधर आपको बता दें कि रामलाल ने सुबह 9 बजे एम्बुलेंस को सूचना दी थी, जिसके बाद उसे मौके पर पहुंचने में 4 घंटे लग गए। हालांकि जब तक पैदल चलकर ग्रामीण मुख्य मार्ग तक पहुंचते तब तक एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी, जिसके पश्चात तत्काल उसे नजदीकी खड़गवा इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बता दें कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का ग्राम पंचायत कटकोना का नेवारी बहरा आजादी के बाद से पहुंच विहीन है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए सड़क नहीं होने से उन्हें आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई बीमार पड़ गया तो उसे इसी तरह खाट में रखकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आखिर कब तक ग्रामीण अंचल के लोग मरीजों को खाट के स्ट्रेचर और झिल्गी के सहारे अस्पताल पहुंचाते रहेंगे? शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर कब जाएगा? बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।